हेलो दोस्तों, आज हम गति के नियम में आगे का पोर्शन कंप्लीट करते हुए घर्षण में ही देखेंगे आज सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम घर्षण के बारे में और स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ कुछ बातें किए थे, मतलब वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है सीमांत घर्षण या अधिकतम स्थैतिक घर्षण, अपन ये नाम देते हैं। ठीक है, चलिए उसी चीज़ को समझते हैं। तो पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए हमारी हेडिंग है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है सीमांत घर्षण, जिसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। तो ये हमारी हेडिंग है सीमांत घर्षण, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा इसको बोला जा सकता है अधिकतम स्थैतिक घर्षण, अधिकतम स्थैतिक घर्षण ये नाम देते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है। इसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ही सीमांत होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसी को अपन बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है सीमांत घर्षण या अधिकतम घर्षण। अब जरा इस कहानी को समझिए। जैसे हम बात करें कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब ये समतल है कोई, और इस पर कोई वस्तु ऐसे रखी गई है, कोई बॉडी रखी गई है जिसका मास m है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर ये इस आगे की तरफ अगर आप फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, तो स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो हम बोलेंगे Fs। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि जो Fs होता है इसकी अधिकतम वैल्यू μSn जो होता है, इसकी अधिकतम वैल्यू हम Fl मान लेते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण के बराबर। ठीक है, इसको आप Fs मैक्स भी मान सकते हैं, पीछे हम देखे थे। अब यहाँ पर समझिए, हम कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाते गए और मान लेते हैं ऐसा कि जो Fl की वैल्यू है ना वो 10 न्यूटन है, ऐसा मान लीजिए अभी। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बल को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब पहले 2 न्यूटन लगाया, फिर 4 न्यूटन लगाया, फिर 6 न्यूटन लगाया, फिर हम 9 न्यूटन हम लगा दिए। अच्छा 9 न्यूटन तक तो ठीक है ना, लेकिन अब हम अगर 10 न्यूटन लगा दें और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन के बराबर, तो जो हमने बल लगाया है वो 10 न्यूटन लगाया है। तो अब यहाँ पर बोलेंगे, आपको एक चीज़ पता है कि जो Fs होता है इसकी वैल्यू एडजस्ट होते रहती है। जैसा कि अगर हम 2 न्यूटन लगाएं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 न्यूटन। अगर हम 4 न्यूटन लगाएं तो इसकी वैल्यू 4 न्यूटन। इसको 6 लगाएं तो इसकी भी वैल्यू 6 न्यूटन, जबकि इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 तक। लेकिन जैसे अगर हम 9 लगाएं तो भी इसकी वैल्यू 9 न्यूटन होगी, लेकिन जैसे ही हम 10 लगाएंगे, अब ये अपना पूरा का पूरा 10 न्यूटन लग चुका है। लेकिन बाय द वे अगर आपने 11 न्यूटन लगा दिया तो Fs की जो वैल्यू होगी वो भी 10 न्यूटन ही रहेगी, अब 11 नहीं होगा, क्योंकि इसकी औकात कितनी है, 10 न्यूटन की, तो 11 तो हो नहीं पाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप इसकी ये वैल्यू बढ़ा के 10 न्यूटन कर दें और इसकी अधिकतम वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन हो, तो अब क्या होगा, अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगर, अब सारी चीज़ों को भूल जाइए, हम अधिकतम कितना लेके गए, 10 न्यूटन, इसको मत मानिए, अभी इसकी बात करेंगे। अधिकतम आपने इसके ऊपर बल लगाया है 10 न्यूटन, और ये अधिकतम कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इसके ऊपर 10 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा देंगे ना, तो ये गति करने लगेगा। लेकिन अगर 10 न्यूटन लगाते हैं तो ये गति नहीं करेगा, लेकिन ये जस्ट गति प्रारंभ करने वाली स्थिति में आ जाएगी, मतलब एकदम से आ जाएगी, ऐसे मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो सीमांत घर्षण होता है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन,
यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन के बराबर। तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जब वस्तु गति करने की अवस्था में आ जाती है, जब वस्तु गति करने की अवस्था में आ जाती है तो वहाँ पर जो घर्षण होता है वो होता है आपका स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन इसी का नाम बदल के रख दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब होता तो यही है, लेकिन इसी की अधिकतम वैल्यू, इसकी अधिकतम वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि सीमांत घर्षण। कहानी कुछ समझ में आ गई। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इस पर थोड़ा सा भी बल बढ़ा दें तो ये त्वरित करने लगेगा, मतलब ये गति करने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये मूव करने लगा, जैसे जैसे हम बल बढ़ाते गए तो एक समय ऐसा आया कि ये गति करने लगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, गति की अवस्था में यहाँ पर Fs काम नहीं करता है, फिर इसके बाद आपका काम करने लगता है Fk। अब इसका नाम क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, लेकिन अगर ये गति करने लगा तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा गतिक घर्षण। क्या नाम हो जाएगा, गतिक घर्षण, यानी कि इसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, यही नाम बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो अब कुछ कहानी समझ में आ गई कि अगर इसके ऊपर बल बढ़ाते जाएं और ये गति अगर करने लगे तो वहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तुरंत खत्म हो जाता है, फिर क्या आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि गतिक घर्षण। ठीक है, तो ये कुछ कहानी समझ में आई। तो ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें। अब थोड़ा और आगे इसमें समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों को अपन समझते हैं। आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, अभी Fs ले लीजिए ना। ये चलने की अवस्था में अभी नहीं है, जब चलने की अवस्था में होगी, जब ऐसा समझिए कि जब ये पिंड न चले, वस्तु न मूव करे, न गति करे, तो Fs लगेगा, लेकिन जैसे ही गति करने लगेगा तो Fk लगेगा। अब इस चीज़ को अपन समझते हैं। चलिए, पहला पॉइंट अपन ये बोल देते हैं कि गति प्रारंभ करने के पूर्व, या ऐसे बोल दें कि गति प्रारंभ करने से पूर्व। अब इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। हम कह रहे हैं कि गति प्रारंभ करने से पूर्व आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, गति प्रारंभ करने से पूर्व क्या केस होता है। हमने ये देखा था कि अगर ये वस्तु गति नहीं कर रही है तो जो F की वैल्यू होती है वहाँ पर Fs से कम होती है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है, इसीलिए तो एडजस्ट करता है ना। तो ये चीज़, अच्छा, ये F बराबर F लेस देन क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एन, क्योंकि Fs की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन, ये होता है ना। पहला समझ में आ गया। चलिए दूसरे की बात करें, हम ये कहेंगे कि जब गति प्रारंभ होने वाली है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब गति प्रारंभ होने वाली है, जब गति प्रारंभ होने वाली है, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर गति होने वाली होगी तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए, जब गति प्रारंभ होने वाली होती है तो जो आप बल लगाए हैं और जो ये आपका Fl है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये क्या लिखा है, ये Fs की ही वैल्यू होती है, लेकिन ये अधिकतम वैल्यू होती है। ठीक है, अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जब गति प्रारंभ होने वाली होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो आप लिखेंगे F इज इक्वल्स टू Fs, इसको आप लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, इसके बराबर आ जाएगी। मतलब जब गति प्रारंभ करने की अवस्था में आ जाए तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम इसके बाद ये लिख लेते हैं कि गति प्रारंभ होने की अवस्था में, मान लीजिए कि वस्तु क्या है, ये पिंड क्या है, गति करने लगा। अब जब गति करने लगा उस टाइम क्या होता है, तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि गति प्रारंभ होने की अवस्था में,
गति प्रारंभ होने की अवस्था में, गति प्रारंभ होने की अवस्था में, यहाँ पर गति प्रारंभ हो चुकी है ना। जब गति प्रारंभ हो चुकी है तो आप खुद बताइए कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, किससे, एफएस से। अरे ये जो भी होगा, अगर इससे ये वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो ये गति करेगा ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि जो एफ की वैल्यू है ग्रेटर देन होगी म्यू एस एन के। ठीक है, अब देखिए जब ये चीज़ आ जाता है, जब गति प्रारंभ हो चुकी होती है तो बोलते हैं कि यहाँ पर एफ के आ चुका है, और एफ के की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू के इंटू एन के बराबर। तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, मतलब ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एफ के आ जाता है, और एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू एन के बराबर। कहानी समझ में आ रही है। तो ये था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या दे रखा है, बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बोल रहा है कि एक ट्रक की क्षैतिज सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक स्थिर रखा है। ठीक है, सतह तथा ब्लॉक के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.6 है। यदि ट्रक का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं जैसे कि ये ट्रक है ना, ये ट्रक है, और ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है 1 किलोग्राम का। तो ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, इस ट्रक का ये सतह और इसके सतह के बीच का जो घर्षण गुणांक है, यहाँ पर बोल रहा है स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि म्यू एस की वैल्यू 0.6 दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो ट्रक है ना, ये आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से। तो हमसे ये बोल रहा है कि जो इसके ऊपर घर्षण बल लगेगा वो घर्षण बल बताओ कितना होगा। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को समझते हैं कि कितना होगा। अब ना इस चीज़ को समझें और FBD इसका बनाएं। तो देखिए आपको पता है कि अगर ये 1 किलोग्राम का है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, 1 इंटू जी गुरुत्वाकर्षण बल। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल लगता है जिसको बोलते हैं N। ठीक है, अगर ये आगे की तरफ इस त्वरण से जा रहा है, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ बल लग रहा है कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी एक बल लग रहा है जिसको हम अभी F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F। हम मान लेते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ F बल लग रहा होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से आप बात को समझिएगा। अगर ये आगे जा रहा है तो ये आपको पता है ना कि ट्रक या किसी चीज़ के ऊपर जब कोई वस्तु रख देते हैं और वो आगे जाती है तो वस्तु पीछे की तरफ धीरे धीरे सरकने लगती है, फिसलते फिसलते मतलब सरकते सरकते वो गिर जाती है। तो गिरती क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एक पीछे की तरफ बल लग रहा होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पीछे की तरफ जो बल लग रहा है उसको F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर हम इस F की बात करें तो इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा तो F इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ma। इसका द्रव्यमान कितना है 1, और इसका त्वरण कितना है, ट्रक का जितना त्वरण है, जितना त्वरण ट्रक का होगा वही त्वरण इसका भी होगा, तो 5। तो ये आएगा 5 न्यूटन के बराबर। तो F की वैल्यू 5 न्यूटन आ गई। अब इस F की बात करते हैं तो ये F इज इक्वल्स टू आएगा म्यू एस इंटू एन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो n और ये आपस में बराबर होंगे। तो n बराबर लिखेंगे 1g यानी कि 1 इंटू 10 यानी कि ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन के बराबर। तो n की वैल्यू तो 10 न्यूटन आ गई और म्यू एस की वैल्यू 0.6 है। तो ये 0.6 है और इंटू n की वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 न्यूटन। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन आ गई। कहानी समझ में आ रही है। तो अब देखा जाए, अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, अब ना जो अभी अभी आपने देखा था उस चीज़ को देखते हैं। आप ये बताओ
कि ये पीछे की तरफ कितना लग रहा है 6 न्यूटन, आगे की तरफ कितना लग रहा है 5 न्यूटन। आप ये बताओ कभी क्या ये आगे मूव करेगा? नहीं मूव करेगा ना, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आगे वाला बल 5 न्यूटन है और पीछे वाला बल कितना है 6 न्यूटन। जो फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन लगा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात पता है कि फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को रोक सकता है, उसकी गति को कम कर सकता है, लेकिन उसे चला नहीं सकता है। ये आपने देखा है ना। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब भले ये पीछे की तरफ 6 न्यूटन लग रहा हो, लेकिन ये चला नहीं सकता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि F की वैल्यू जो है वो F से कम है। इसको Fs चाहें तो लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये अब गति तो कर नहीं रहा है, तो Fs से कम है। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये गति तो कर नहीं रहा है। और जब गति नहीं कर रहा है तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। और स्थैतिक घर्षण के अंदर नेचर होता है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कि Fs की वैल्यू 6 न्यूटन न होके इसका मतलब किसके बराबर होगा 5 न्यूटन के। क्योंकि ये बल 5 न्यूटन लग रहा है तो ये भी अपने आप को एडजस्ट करके कहाँ लेके चला जाएगा 5 न्यूटन। कहानी समझ में आई? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर चलिए जी जरा सेकंड की बात करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर? सेकंड में ये बोल रहा है कि एक खुरदुरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। तो म्यू एस की वैल्यू बताइए और घर्षण कोण बताइए। मतलब घर्षण कोण और म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस का मतलब घर्षण गुणांक की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब जरा इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि एक खुरदुरा क्षैतिज पृष्ठ है, ये रहा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और ये ब्लॉक आपका 20 किलोग्राम का है। ब्लॉक कितने का है? 20 किलोग्राम का है, ठीक है। इसको चलाने के लिए इसके ऊपर 98 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। इसको आगे गति कराने के लिए 98 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और ये आपका रफ है, ठीक है। तो इसका आपको म्यू एस कैलकुलेट करना है और आपको यहाँ पर बताना है कि घर्षण कोण यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। हम आपको अभी समझाते हैं, ये थ्योरी आप समझ चुके हैं, ठीक है। घर्षण कोण इतना टफ नहीं, आसान है, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले हम म्यू एस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसका FVD अपन बनाते हैं। आप ये बताओ कि 20 किलोग्राम का है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 20G। अच्छा, G की वैल्यू यहाँ पर बुक में दे रखी है। G की वैल्यू आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है ना, ये आपको दे रखा है। अब देखिए ये लगा, ऊपर की तरफ आपका क्या लगेगा N, ऊपर की तरफ क्या लगेगा N। आगे की तरफ आप कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं? 98 न्यूटन का आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। पीछे की तरफ आपका क्या लगेगा? Fs लगेगा, ये लगेगा Fs। अच्छा, क्या दे रखा था? बोल रहा है यहाँ पर कि ठीक चलाने के लिए, मतलब चल नहीं रहा है, ठीक चलाने के लिए, ठीक चलाने की स्थिति में जो Fs होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? Fl के, मतलब अधिकतम Fs मैक्स ये बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20G के बराबर, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 20 × 9.8, ये लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ, ठीक चलाने की स्थिति में हमने क्या देखा था कि अगर ये F है तो ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ये तो चल नहीं रहा है ना, जब नहीं चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये और ये आपस में बराबर होंगे। यानी कि F = आप लिख सकते हैं Fs या Fl, आपको जो मन करे वो लिख लेना, ठीक है। ये लिख लीजिए, F की वैल्यू कितनी है? 98। Fs की वैल्यू कितनी है? Fs की वैल्यू, तो यहाँ से आप Fs निकालिए, तो म्यू एस इंटू एन आएगा। म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू लिखेंगे 20 ×
9.8 आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो एफ एस के प्लेस पे ये लिख लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू एस इंटू 20 इंटू 9.8। अब यहाँ से देखिए हमें ये निकालना है, तो बाकी सब तो गुणा में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में होगा, भाग में। तो 98/20 इंटू 9.8 आपका ये जाएगा, ठीक है ना। आप इससे जब काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। 20 से 10 को भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है ना, 0.5। तो इतना आ गया। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो घर्षण गुणांक होगा इसके बीच का, वो होगा 0.5। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, बस ये ऐसे ही दिया होता है। चलिए, ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, दूसरा हमसे पूछा है घर्षण कोण। आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद है, याद तो होगा ही, अभी पिछले लेक्चर में ही तो हम देखे थे कि इसमें ऐसे और ऐसे होता है ना, इसके बीच का एंगल अगर थीटा मान लें तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो tan थीटा होता है, वो म्यू एस के बराबर होता है, और यहाँ पर जो थीटा होता है वही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण कोण। तो यहाँ से आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, तो थीटा बराबर आप लिखेंगे tan इनवर्स 0.5। अच्छा, बुक में आपको ये दे रखा है कि जो tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 26.6 डिग्री। तो ये आंसर आएगा, मतलब जो घर्षण कोण होगा वो 26.6 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, आ गई समझ में बात। चलिए, तो देखिए ये था, अभी तक हम देख रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। समझते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, है ना। चलिए जी, हमारी हेडिंग है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ना। चलिए, काइनेटिक फ्रिक्शन या इसी को बोला जाता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं अपन गतिक घर्षण, इसे बोलते हैं अपन गतिक घर्षण, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को समझिएगा, बस अभी ध्यान से देखिए। इसके पास क्या होता है, गतिक घर्षण के पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब जरा हम इस चीज़ को समझाते हैं आपको ना। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है परिमाण, और डायरेक्शन का मतलब होता है आपका दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों होती है इसके पास, ठीक है। अच्छा, गतिक घर्षण की बात करें तो इसकी परिभाषा में क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि एक सतह के ऊपर या एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह के ऊपर जब गति करती है तो उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसी का नाम होता है गतिक घर्षण, ठीक है, गतिक घर्षण। और यहाँ पर अब याद रखिएगा, ये तो समझ गए कि गतिक घर्षण कब उत्पन्न होता है, जब एक सतह के ऊपर कोई दूसरी वस्तु या एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु अगर गति करे तो वहाँ पर जो घर्षण उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, ये नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें नोट में कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। गतिक घर्षण में आपको रिलेटिव मोशन दिखेगा, मतलब सापेक्ष गति दिखेगा, मतलब जब दो वस्तुओं के बीच में सापेक्ष गति हो तभी वहाँ पर गतिक घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि व्हेन, अरे इंग्लिश में ना थोड़ा सा समझ लीजिए, हिंदी बता रहे हैं, व्हेन
देयर इज रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? दोनों पिंडों या दोनों वस्तुओं के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब सापेक्ष गति हो, जब सापेक्ष गति हो, गति हो, मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में सापेक्ष गति हो। और यहाँ पर एक बात करते हैं कि ये एक दूसरे के गति का या रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। तो अपोजेस रिलेटिव मोशन, मतलब ये एक दूसरे के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। मतलब दोनों के बीच में जो सापेक्ष गति होता है उसका ये विरोध करता है, मतलब ये नहीं चाहता है कि हो। बात समझ में आ रही है? क्या हो? गति। थर्ड की बात करें, ये बोल रहा है कि ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब कि ये सदैव नियत रहेगा। तो हम कहेंगे इसको कि सदैव नियत होगा, सदैव नियत होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक की। तो यहाँ पर आप ये बोलते हैं, यहाँ पर आप ये बोलते हैं कि जो यहाँ पर एफ के आएगा, आपको पता चल गया है कि अगर गति कर रहा है तो उसके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होगा, उन दोनों तलों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे गति घर्षण। और इसकी वैल्यू जो होगी वो एफ के बराबर होगा, और एफ के की वैल्यू जो होगी वो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ना एक बात आपको और ध्यान रखना होगा। हम ये कहते हैं कि देखिए, जब सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि उस वस्तु को चलाना आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है गतिक घर्षण से। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो एफ के की वैल्यू है वो कम होगा या बराबर होगा एफ एस से। मतलब स्थैतिक घर्षण की वैल्यू हमेशा या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, लेकिन इससे छोटी कभी नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए एक वस्तु ये तल है, ठीक है, इसके ऊपर ये अगर गति कर रही है, अगर इसके ऊपर ये गति कर रही है, अब ध्यान से समझिएगा, गति कर रही है तो एफ के प्रोड्यूस होगा। अरे मतलब इनके बीच में एफ के आएगा। अरे यहाँ चलिए, आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर एफ के उत्पन्न होगा, गति नहीं हो रही है तो एफ एस आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो एफ एस होता है वो एफ एल के बराबर भी होता है ना, अधिकतम मैक्सिमम जाएगा तो एफ एल के बराबर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि इसकी वैल्यू जो होती है वो इससे ज़्यादा होती है। मतलब आप इस तरीके से अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, वो नहीं चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और जब एक बार वो चलना शुरू कर देता है तो उसे चलाना आसान हो जाता है। जैसे आप गाँव में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जब गाड़ी चालू नहीं होती है तो 4 लोग धक्का लगाते हैं। तो पहले तो उसको धक्का लगाने में क्या होता है कि मतलब आप सभी, मतलब हम सभी लोग फोर्स लगाते हैं खूब ज़्यादा। लेकिन जब एक बार वो चलना शुरू कर देती है ना, तो फोर्स हम आराम से हम भी साथ में चलने लगते हैं। बस उसको थोड़ा सा ही फोर्स लगाना होता है, मतलब पहले जितना लगा रहे उतना नहीं लगाना होता है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे ही वो गाड़ी चलने लगी तुरंत एफ एस एफ के में कन्वर्ट हो गया, और इसकी वैल्यू अब घट के इसके बराबर हो गई, और इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी इससे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो इसके बारे में बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कहते हैं कि जो गतिक घर्षण यानी कि डायनामिक फ्रिक्शन का मान होता है वो हमेशा कम होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण से। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए।